नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है और ताबड़तोड़ मिसाइल के हमले से यूक्रेन की तबाही की तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का करीब करीब कब्जा हो चुका है। एयरपोर्ट पर कब्जा कल ही हो चुका था और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। रूस की सेना यूक्रेन को चारों तरफ से घेरती जा रही है। यूक्रेन अपनी तबाही के लिए अमेरिका और नाटो को कोस रहा है। अमेरिका और नाटो रूस की आलोचना कर रहा है और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तो दे रहा है, साथ में आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात भी कर रहा है और कुछ देश आर्थिक प्रतिबंध लगा भी रहे हैं। लेकिन सैन्य मदद जो कि यूक्रेन को चाहिए, वो सैन्य मदद देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। यूक्रेन रूस के सामने हथियार डालने की जगह मुकाबले के लिए अपने नागरिकों को हथियार मुहैया करा रहा है। लेकिन खबर यह आ रही है कि यूक्रेन के नागरिक हथियार उठाने से इनकार कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की उनसे अपील की है, जिसके बाद से जो खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को संदेश भिजवाया है, बातचीत शुरू हो सकती है, दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन रूस ने यूक्रेन के सामने एक शर्त रखी है कि पहले यूक्रेन हथियार डाले, उसके बाद ही वार्ता हो सकती है और बातचीत के लिए रूस तभी तैयार होगा। आज हम आपको हमले की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे और अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे कि बातचीत की दिशा क्या हो सकती है और यह भी चर्चा करेंगे कि क्यों यूक्रेन के नागरिक अपने देश के लिए हथियार उठाने को तैयार नहीं है। भारत और विश्व के दूसरे देश की भूमिका इस युद्ध में क्या होनी चाहिए, इस पर भी अपने विशेषज्ञों की राय लेंगे। और सबसे अहम यह कि रूस का यूक्रेन पर हमला विश्व को क्या संदेश देता है, इस पर भी बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे। इसके अलावा यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय छात्र हैं वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे और वहां उनके जरिए हम यूक्रेन की जो ताजा तस्वीर है वो भी हम आपके सामने दिखाएंगे और बात करेंगे। चूंकि भारत सरकार इन छात्रों को लाने की तैयारी कर चुकी है। पहला जत्था वहां से रोमानिया के रास्ते भारत पहुंच रहा, जिसमें छात्रों का पहला खेप जो है वो भारत पहुंचेगा। इसके अलावा 2 और एयर इंडिया के विमान जो है वो शनिवार यानी कल जो है वो भारत के लिए रवाना होगा। यानी भारत के जो भी छात्र हैं वहां पर सुरक्षित है। वहां का जो प्रशासन है वो बार बार इस बात को कह रहा है और अभी तक जो हमारी बातचीत हो रही है उस बातचीत में यही सामने आया है कि वहां जितने भी भारतीय हैं सभी सुरक्षित है, लेकिन अपने देश आने को आतुर है। कैसे वो आएंगे उस पर भी बातचीत करेंगे, बाकी चीज भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि आज स्वदेशी ऐप कू पर जो लोग हैं उन्होंने कू के जरिए किस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए। जो टॉप कू है वो हम आपको पहले दिखाते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ हमारे पास जो कू आया है वो अंशु अवस्थी का है। अंशु अवस्थी ने, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि अब हार के डर से जेपी नड्डा और बीजेपी नेता हताशा में हैं। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, लेकिन मुद्दे प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीति से बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का अपमान, घटती आय और प्रदेश में बढ़ा अपराध है। यानी अंशु अवस्थी कू के जरिए सरकार पर उन्होंने हमला किया है। अंशु अवस्थी के बाद दूसरा जो कू है वो हरीश रावत का है। फॉर्मर सीएम है उत्तराखंड के और CWC मेंबर हैं AICC के। और उन्होंने कहा है युद्ध हमेशा आम नागरिकों के लिए बहुत घातक होता है। यूक्रेन और रूस दोनों युद्धरत हो गए। हमारे देश के नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में भी हमारे बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं, उनके अभिभावक बहुत चिंतित हैं। मैंने सुबह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो यूक्रेन और नाटो कंट्रीज का मामला देखते हैं उनसे बातचीत की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वहां पर सब सुरक्षित है। और इसके अलावा पायल महेश्वरी स्टेट जनरल सेक्रेटरी RLD की है और उन्होंने कू किया है कि कुनीतियों के कारण आवारा पशु किसानों के जी का जंजाल बन चुके हैं। 5 साल में कई किसानों की मौत, करोड़ों की फसल नष्ट और असंख्य परिवार जो है वो तबाह हो गए, पर किसानों की पीड़ा नहीं सुनाई दी। अपनी समस्या के समाधान के लिए वोट करें, गठबंधन को वोट करें। यानी कू के जरिए, स्वदेशी कू के जरिए प्रचार किया है और जो 27 तारीख को मतदान होने हैं उसके लिए अपील की है कू के जरिए। स्वदेशी ऐप कू का इस्तेमाल जो नेता है वो लगातार कर रहे हैं। हर पार्टी के नेता स्वदेशी कू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला कू ब्रेकिंग हमारे पास है। रोहित अग्रवाल का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय लोकदल से हैं और वो कह रहे हैं कि यह जो मीडिया बता रही है मोदी दुनिया में सबसे ताकतवर नेता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी जी से कह दें कृपया अपने ही देश के 20,000 बच्चे जो वहां फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको बचा लीजिए। यानी यूक्रेन को लेकर के भी जो ताज़ा हालात हैं उसके प्रति सभी लोग चिंतित हैं और कू के जरिए अपनी
चिंता जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लोकदल के, उन्होंने यूक्रेन में फंसे बच्चों के प्रति चिंता जताई है और मोदी से अपील की है कि जो 20,000 बच्चे वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वहां से लाया जाए, यूक्रेन से उन्हें बचाया जाए। हालांकि कटाक्ष भी किया है उन्होंने कि ये जो मीडिया बता रही कि मोदी दुनिया में सबसे ताकतवर नेता हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दो कि मोदी जी कह रहे हैं कि कृपया अपने ही देश के 20,000 बच्चे वहां फंसे हैं, उन्हें बचा ले। अगला जो ब्रेकिंग हमारे पास आया, सतीश चंद्र मिश्रा नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, बीएसपी के नेता हैं, मायावती के करीबी हैं, और उन्होंने जो कहा है आज यानी 25 फरवरी 2022 को बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रयागराज में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर बीएसपी के ऊर्जावान प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करूंगा और आपके बीच उपस्थित रहूंगा। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। 5th टाइम बीएसपी हैशटैग चला रहे हैं कूपे 5th टाइम, 5वीं बार बीएसपी। सतीश चंद्र मिश्रा। तो कू ब्रेकिंग के बाद अब हम यूक्रेन की कुछ जो ताज़ा खबर है, उसका जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है उस ब्रेकिंग को लेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों से आपका हम परिचय करवाएंगे और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे पास जो ब्रेकिंग आ रही है वो कि फिर दिखा विश्व पटल पर पीएम मोदी का फेम। कल यानी यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हुआ रूस, बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजने को तैयार हो गए हैं पुतिन। अब यूक्रेन से बातचीत यानी युद्ध विराम की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। गुरुवार रात पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत की थी और उनसे कहा था कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए और उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन के साथ बातचीत का जो मसौदा है वो तैयार किया है। यूक्रेन से बात करने के लिए रूस यानी पुतिन जो है वो तैयार हो गए हैं, अपना डेलीगेशन भेजने के लिए भी तैयार हो गए हैं। यानी गुरुवार रात प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की थी और उनसे कहा था कि इस युद्ध को रोका जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाए। और प्रधानमंत्री मोदी की बात को मानते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत का मसौदा तैयार किया, अपना डेलीगेशन भेजने को तैयार हो गए हैं। और यूक्रेन से, हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी है यूक्रेन के सामने कि यूक्रेन जब तक अपना हथियार नहीं डालता यानी युद्ध नहीं छोड़ता है और लड़ाई नहीं छोड़ता है तब तक उनसे बात नहीं की जाएगी। और यूक्रेन भी, जो खबर आ रही है, यूक्रेन हथियार डालने को तैयार हो गया है और बातचीत जो है अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच बातचीत शुरू हो सकता है। डेलीगेशन जो है पुतिन ने वहां पर भेजने की बात कही है। कल किसी वक्त रूस का एक डेलीगेशन यूक्रेन जाएगा और वहां पर बात करेगा। हालांकि अभी यूक्रेन जो डेलीगेशन है उसमें कौन रहेंगे और यूक्रेन की तरफ से बातचीत कौन करेगा इसकी खबर अभी नहीं आई है। हालांकि यूक्रेन भी इस बात को लेकर के काफी उत्साहित है और जो चिंता उनकी नजर आ रही थी वो चिंता जरूर उनकी कम हुई है। तो रूस का इस बीच, हालांकि बातचीत जो है अभी थोड़ी देर पहले की ये खबर है, बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं रूस और पुतिन ने डेलीगेशन भेजने की बात कही है। लेकिन इसके बीच आज सुबह से जिस तरीके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ रूस हमले कर रहा था उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास है, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। वो पहले तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। यूक्रेन के करीब करीब हर शहर में, हर इलाके में और हर वो जगह है जहां से यूक्रेन को नुकसान हो सकता है, हर उस सैनिक ठिकानों पे रूस ने मिसाइल दागे हैं। और अब तक जो खबर आ रही, करीब 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस हमले में और यूक्रेन जो है पूरी तरीके से तबाही के कगार पे है। अगर यह युद्ध नहीं रुका तो आने वाले सप्ताह यानी 4 से 7 दिन के भीतर यूक्रेन जो है वो तबाह हो सकता है। और यूक्रेन में एक तबाही की जो एक तस्वीर है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहां बंकरों में जाकर के छिपे हैं, लेकिन भारत की अपील के बाद जो है बातचीत के लिए रूस तैयार हो गया है। पुतिन अब वहां एक डेलीगेशन भेजने को तैयार हो गए हैं और यह डेलीगेशन वहां पर बातचीत करेगा और बातचीत के जरिए क्या रास्ता निकलता है उस पर पूरे विश्व की नज़र है और इस पर हम भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं, हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, बिल्कुल, और इसके अलावा भारत के करीब 20,000 छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और बारी बारी से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो प्रतिक्रिया भी पहले आपको सुनाता हूं। लेकिन वो एक बंकर में है, मेट्रो की ना बंकर में, तो ना वहां पे खाने का है ना पानी पीने का है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे।
तो हम रशियन से सिर्फ ये कहने हैं कि हमारे बच्चों को निकलने दे वहाँ से, और हम हमें सिर्फ थोड़ा टाइम जैसे कैसे हमारे बच्चों को मतलब वहाँ से निकाला जाए बस। हमसे उनका दर्द देखा नहीं जाता, भूखे प्यासे पड़े। आपकी क्या किसी ने कोई आश्वासन दिया अभी यहाँ पर आप आए थे? अभी मिलने नहीं, यहाँ तो मिलने नहीं दे, यहाँ तो गाड़ी पार्क नहीं करने दे रहे हैं, अभी तो गाड़ी भी नहीं पार्क करने दे रहे हैं। हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स और आना चाहते हैं, हम लोग तो सिर्फ जस्ट ये है कि हम लोग ताकि सब उनको रिक्वेस्ट करना है कि उनकी कोई हेल्प करे, कि हमारी कोई भी हेल्प कर सकता है ना, बस रास्ता बता दो कोई भी हमें कि हम लोग वहाँ से अपने बच्चों को निकाल लें, बस दैट्स इट। पाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरसेवक सिंह है। पाजी आप यहाँ पर किस लिए आए हैं यहाँ पर अच्छे नंबर से? मेरी बेटी है यूक्रेन में 5th ईयर में पढ़ रही है, तो मैं सीएम चन्नी के हल्के से बिलोंग करता हूँ, चमकौर साहब से। चमकौर साहब के पास मरंडा गाँव है, उसके दमना गांव से बोल। तो मेरी बेटी यूक्रेन में 5th ईयर में है, उसकी 24 की फ़्लाइट थी। कल उसने सुबह जाना था कीव एयरपोर्ट पे, तो कल शाम की फ़्लाइट थी, लेकिन कल सवेरे ही तड़के 3 बजे अटैक हो गया, वो नहीं जा पाई, फंस गए। और उनके पास ना पैसे हैं ना कुछ है, ना कुछ। हम जो भी बेचते हम लास्ट में बेचते। तो आप मोरिंडा से आए हैं? हाँ जी, मोरिंडा से आए हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, सीएम साहब को भी आज हमने वो दिया मेमोरेंडम कि हमारे बच्चों को निकालने का प्रयास किया जाए, तो अभी तक कोई कुछ नहीं। हम तो इनके मिलने रिक्वेस्ट करना है, हम कौन सा इनसे जंग करने आए हैं भी हमारे अभी ये अफसर नहीं मिलने देते सिक्योरिटी वाले। वो 0 टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर है वहाँ पे, ना उनके पास कंबल है, ना खाने को है, ना पानी है, कुछ भी ना है। वो कैसे ठंड में तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के अभिभावक यहाँ पर सरकार से मिलकर के उनकी सुरक्षित वापसी के लिए बात करना चाह रहे हैं और चिंतित है। वहाँ पर हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं और मेहमानों से हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा यूबी सिंह, कर्नल यूबी सिंह के, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा सुधीर सिंह जो है वो भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा विशाखा है, सुरभि है, नेहा है, बहुत सारे छात्र हैं जो यूक्रेन में हैं। बारी बारी से हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। उनकी जो समस्या है हालांकि हम तक पहुँच चुकी है, लेकिन उनकी जुबानी हम अपने दर्शकों को बताएंगे और सरकार तक भी ये बात पहुँचाएंगे। और सरकार जो प्रयास कर रही है, हालांकि उनको निकालने के लिए सरकार प्रयासरत है। पहला जो जत्था है वो भारत के लिए रवाना हो चुका है वाया रोमानिया, और कल जो है एयर इंडिया का 2 और विमान जो है छात्रों को लेकर के भारत पहुंचेगा। और भारत पूरी तरीके से, जैसा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से जो बात की थी, उस बातचीत का एजेंडा एक ये भी था कि वहां पर जो भारतीय नागरिक फंसे हैं वो किस तरीके से सुरक्षित रहें और किस तरीके से वापस आए, इन पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान है, सबसे पहले तो सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं यूबी सिंह जी आपसे करना चाहूँगा। आज जिस तरीके से 24 तारीख से हमला शुरू हुआ और आज एक दिन यानी 48 घंटे बीतते 24 में मैं कहूँगा 48 घंटे बीतते यूक्रेन जो है वो घुटने पे आ गया है। बंकर में राष्ट्रपति जाकर के छुप गए हैं और पुतिन से और पूरे विश्व से, समुदाय से वो रक्षा की गुहार कर रहा है। और खासतौर पे नाटो और अमेरिका के बारे में जो आलोचना, कल तक जिस नाटो के बारे में वो बयान दे रहा था, उसके साथ जाने की बात कर रहा था, आज उसी नाटो और अमेरिका को कोस रहा है यूक्रेन और कह रहा है कि जब ज़रूरत है सैन्य मदद की तो वो सब ने उनका साथ छोड़ दिया है। पुतिन जो है बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, अपना डेलीगेशन भी वहां पर भेजने की बात कर रहे हैं। यूबी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत की दिशा क्या होगी? क्या जो रूस करना चाहता था वो पूरा हो चुका है, रूस का मकसद, अब इसलिए वो बातचीत को तैयार हो गए, या विश्व समुदाय का दबाव, या कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बातचीत की थी, क्या उस रिश्ते की लाज रखते हुए पुतिन जो है बातचीत के लिए तैयार हुए? यूबी सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? सुधीर सिंह जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? विशाखा, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। बिल्कुल, मैं अपने रक्षा विशेषज्ञ के पास जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप वहां पर फंसी हुई, सबसे पहले तो अगर आपके पास मोबाइल है और भी आपके साथ लोग हैं तो जरा तस्वीर दिखाइए हमारे दर्शकों को, और आपके माता पिता अभिभावक जो यहाँ भारत में हैं वो भी इस प्रोग्राम के जरिए आपकी तस्वीर को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी आप वहाँ सुरक्षित हैं, आपको वहाँ पर खाने पीने की सुविधा है, क्या स्थिति है वहाँ पे?
फिलहाल तो हमारे पास जैसे हमने कल सामान खुद ही खरीद कर रखा हुआ था, बस वही है। बट बाकी चीजें अभी जैसे हमें किसी और के तरफ से हमें नहीं दिया गया है। और पैसे वैसे की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सारे एटीएम वगैरह जो है वो अब उनमें कैश है ही नहीं। अब जो भी रीजन हो, हम पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं उनसे। ओके। और फिर सिचुएशन यहाँ पे और भी खराब होते जा रही है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सप्लोशंस वगैरह की आवाज आ रही है। क्या और कल दूतावास रात जो में भारतीय तो दूतावास जो यूक्रेन में है, क्या वहां से किसी भी तरीके का संपर्क साधा जा रहा है आप लोगों से, या आप लोग वहां संपर्क कर पा रहे हैं? क्या टेलीफोन लाइनें ठीक हैं? इंटरनेट से आप किसी भी आप अपने पेरेंट्स से, जैसे आप अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो बातचीत आपकी आपके घरों में भी हो रही होगी, लेकिन क्या दूतावास से, जो भारतीय दूतावास वहाँ पे, क्या उनसे आपकी बातचीत हो रही है? क्या उनकी तरफ से कोई मदद का आश्वासन या कोई मैसेज है? जी, कल रात 12 बजे से हम इंडियन एम्बेसी को कॉल कर रहे हैं, पर कोई भी इंडियन एम्बेसी से कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अभी तक हमारा किसी ने भी इंडियन एम्बेसी से कोई भी हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। कल रात से हम लगातार इंडियन एम्बेसी को कॉल कर रहे हैं। जो हेल्पलाइन नंबर 24/7 इंडियन एम्बेसी ने जारी की थी, उस नंबर्स पे भी कॉल कर रहे हैं। 6 नंबर से 6 में से किसी भी नंबर में कोई भी रिसीव नहीं कर रहा हमारा कॉल इंडियन एम्बेसी। कोई बात नहीं, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे मीडिया के जरिए भी और भारत सरकार भी वहाँ पर बातचीत कर रही है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके नंबर नहीं लग रहे हैं। लेकिन आपके बारे में पूरी जानकारी है। मैं एक चीज़ और बताइए, हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जो दूतावास को भी खबर जाएगी ये कि आप लोग, लोकेशन क्या है आपका, आप कहाँ पे, यूक्रेन के किस जगह पे है, किस हिस्से में है आप? जी हम ओडेसा पे सिटी, ओडेसा सिटी पे, ओडेसा। ओके, तो अभी तक और ये वही सिटी है जहाँ पे कल सबसे पहले यहाँ का जो मिलिट्री बेस था, जिसको सबसे पहले तबाह किया गया था। जी। और उसके बाद से यहाँ पे कल कंटिन्यूअस, कल रात भर जैसे हम सोने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो हम मेन सेंटर में रहते हैं, जो सिटी का यहाँ का सेंटर है, हम वहां रहते हैं। पर पूरी रात हमें एक्सप्लोशंस या फिर आप उसको फायरिंग कह ले, हमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एम्बेसी शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कुछ भी पता चले। हमें घर वालों से पता चल रहा है कि रोमेनिया के लिए फ्लाइट्स हैं, बट हमें एक्चुअल में हमें कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, बट एक्चुअल में किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप लोग जहाँ पर हैं यूक्रेन में, जिस जगह की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर कितने छात्र हैं आपके? आप जिस फ्लैट में, आप अभी लगता है एक फ्लैट में, कितने लोग हैं वहाँ पे आप? इस एक फ्लैट में तो हम 8 लोग रह रहे हैं। दोस्त जो भी हम इकट्ठा रह रहे हैं कि ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े हमें। बट ओवरऑल ओडेसा में लगभग इस वक्त 400 से 500 छात्र हैं इंडियन। ओके, जो 20,000 छात्रों की संख्या बताई जा रही है, जो हम लोग के पास आंकड़ा है कि पूरे यूक्रेन में 20,000 छात्र हैं, सबसे ज़्यादा छात्र कहाँ पे हैं, किस यूनिवर्सिटी में? और जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, क्या उस कॉलेज प्रशासन ने, उस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्या वो आप लोगों के संपर्क में, क्या वो कुछ मदद मुहैया करा रहा है? जी, कॉलेज प्रशासन हमारे संपर्क में है। वो हमें बस ये बता रहा है कि आपको घर के अंदर रहना है, जो यहाँ के मार्शल लॉ के गाइडलाइंस उसको फॉलो करना है। बट इवैक्यूएशन का तो जो भी प्रोसीजर होगा वो एम्बेसी ही करेगी, उसमें हमारा कॉलेज कोई मदद नहीं कर सकता। बस वो हमें गाइडलाइंस बता दी कॉलेज की, आपको यहाँ कैसे रहना है। बिल्कुल, इवैक्यूएशन की तो कोशिश हम लोग भी यहाँ से कर रहे हैं। अब बहुत जल्द आप लोग भारत में होंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉलेज प्रशासन की बात मैंने इसलिए कही कि जब तक ये आप वापसी नहीं हो जाती है, तब तक वहाँ खाने का, पीने की जो व्यवस्था है वो कॉलेज को करना चाहिए। और कॉलेज के लोग भी अगर देख रहे हैं, प्रबंधन देख रहे हैं, तो बच्चों के खाने पीने की सुविधा उन्हें करनी चाहिए। और प्रशासन जो वहाँ का है, चूंकि युद्ध की स्थिति है तो निश्चित तौर पे कुछ तकलीफें होंगी। लेकिन जो दूतावास है, दूतावास आपसे, दूतावास संपर्क में भले ना हो, लेकिन दूतावास हम लोगों के संपर्क में है और मीडिया के संपर्क में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल बात की है पुतिन से, और आप सब लोग वहाँ पे सुरक्षित हैं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात की है। और उसके बाद जो है बातचीत, अब युद्ध भी बहुत जल्द जो है वहाँ हो सकता है, शांति की स्थिति भी आ जाए और आप लोग बहुत जल्द जो है भारत में हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप वहाँ से, जहाँ पर आप हैं, वहाँ से अगर कोई तस्वीर आप दिखा सकें हमारे दर्शकों को, अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वहां पर रात भर जो अटैक की जो है बंदूक और गोले बारूद की आवाज आ रही थी, मिसाइल दागे जा रहे थे, अगर कोई तस्वीर आपके पास है? अभी जैसे कोई अटैक हो नहीं रहा है, फिलहाल रुका हुआ है। बट जैसे मेरा भाई है, वो यूक्रेन के दूसरे हिस्से में है, खार्किव। ओके, जो कि आप जानते हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क का जो बॉर्डर इलाका है और रशिया का बॉर्डर है, वो खार्किव है। तो वहां पे कल सुबह से जो अटैक शुरू हुआ है वो रुका नहीं है। वहां पे हर मिनट एक एक्सप्लोजन हो रहा है।
वहाँ जो हालात है वो बहुत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये लोग सबको पता है, लेकिन ये बंकर्स में हमले छुपे केवल हुए हैं। सैन्य ठिकानों पे हो रहे हैं। जो भारतीय छात्र जो हैं वो छात्र बिल्कुल वहाँ पे सुरक्षित हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देश चिंता कर रहा है, आप लोग बहुत जल्द वापस आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कर्नल यूबी सिंह है वहाँ पे। यूबी सिंह जी, आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से बच्चे वहाँ पर चिंतित हैं, यहाँ पर उनके अभिभावक जो हैं भारत में वो भी चिंतित हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपके जरिए आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से पुतिन ने कहा है कि डेलीगेशन भेजेंगे और हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? यूवी सिंह जी, क्या आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? यूवी सिंह से हमारा संपर्क नहीं है। सुधीर जी, क्या आपको मिल रही है आवाज? आ रही है आवाज आपकी? बिल्कुल। अगर यूवी सिंह जी आपको आवाज आ रही है तो प्लीज हमारा सवाल अगर आपने सुन लिया है तो आप अपनी बात कह सकते हैं। दोबारा बताइएगा, बीच में जरा व्यवधान आ गया था। जिस तरीके से पुतिन बात करने को तैयार हो गए, क्या आपको लगता है कि युद्ध विराम हो जाएगा? हथियार यूक्रेन ने डालने की बात तो नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत के लिए तैयार की होने के लिए जो शर्त रखी थी, ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन भी हथियार डालने को तैयार हो गया है। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आने वाले 1-2 दिन में युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा? सबसे पहले जो ये बातचीत चल रही है ये बड़ी ही सकारात्मक दिशा में चल रही है जी, और इसकी संपूर्ण संभावना है कि आज या अगले 24 घंटे के अंदर इसके बहुत अच्छे और बहुत ही सही रिजल्ट आएंगे। नंबर 2, छात्रों के बारे में मेरा इतना ही आपसे जो है कि ये एक बड़ी मानवीय समस्या है और भारतवर्ष इस मामले में बहुत अनुभवी है। आपको याद होगा कि जनरल वीके सिंह साहब ने भी भारतीयों को निकालने में बहुत ही सक्रिय काम किया था। बिल्कुल। जहां तक यूक्रेन की समस्या है, यहाँ पे भारत का विदेश मंत्रालय 24/7 एक्सटेंडेड वार रूम बना करके काम कर रहा है। अगर कहीं कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई है तो हो सकता है वो तकनीकी कारणों से हुई होंगी। बिल्कुल। और इनको निकालने के लिए न केवल हम लोग आशा करते हैं बल्कि हमारा देश पूरा सक्षम है। बिल्कुल। आपको मालूम ही है कि विश्व पटल पे हमारे मोदी जी एक बहुत सशक्त लीडर के रूप में छवि है और रशिया या यूक्रेन की अवस्था नहीं है कि हमारे किसी भी प्रपोजल के ऊपर नकारात्मक दृष्टिकोण दिखा सकें। बिल्कुल। एक चीज मैं यूबी सिंह जी आपसे या सुधीर सिंह जी मैं आपसे दोनों से ये जानना चाहूंगा कि यूक्रेन जो है, भले यूक्रेन में हमारे 20,000 बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं और वहाँ की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं, वहाँ जो पढ़ रहे हैं, जो फीस दे रहे हैं, वहाँ पे यूक्रेन की इकोनॉमी में जो है हमारे बच्चे जो हैं भारत के वो योगदान दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का रवैया भारत के प्रति कभी भी जो है दोस्ताना नहीं रहा है। यूक्रेन हमेशा से भारत का विरोध करता रहा है, चाहे कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में बात करने की बात हो, वोट करने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराने की बात हो, चाहे न्यूक्लियर जो परीक्षण वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था, उस समय जो आर्थिक प्रतिबंध थे उस प्रतिबंध लगाने की बात हो। बहुत सारे कोई भी मौका ऐसा नहीं आया है इंटरनेशनल पटल पे जब यूक्रेन ने भारत का साथ दिया हो, ऐसा कोई भी मौका नहीं है। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, पाकिस्तान के स्टैंड के साथ यूक्रेन अपना स्टैंड दिखाता रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि रसा से कल बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, हमारे बच्चे वहाँ पे सुरक्षित, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूक्रेन जिस तरीके से भारत के सामने टकटकी लगा के देख रहा है, भारत से मदद की, उसके उनके जो यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं और हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत को करना चाहिए वो जो यूक्रेन चाहता है भारत से? देखिए, इसमें मेरे तरफ से एक आप दृष्टिकोण समझ लीजिए कि भारतवर्ष ने एक बहुत ही इंडिपेंडेंट व्यू लिया है इसमें, जो कि बहुत कम रास ले सकते हैं। यहाँ तक इसका आप आकलन शुरू से ही देख रहे हैं पिछले 48 घंटों में, न हमारे देश ने अमेरिकन लॉबी या यूरोपियन लॉबी के साथ में आया या रशियन लॉबी के साथ में, एक हमारा बहुत ही शक्तिशाली इंडिपेंडेंट व्यू रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी हमने अपने प्रपोजल किए हैं और जो भी प्रस्ताव हमारे हैं वो स्वीकार होंगे। बिल्कुल। एक चीज मैं सुधीर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एक खबर आई कि यूक्रेन ने अपने नागरिकों को हथियार देने की कोशिश की, हथियार दिए, करीब
10,000 नागरिकों को हथियार दिए गए, वहाँ पे जो सांसद हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनको भी हथियार दिए, लेकिन यूक्रेन का जो नागरिक है वो अपने देश के लिए हथियार उठाने को तैयार नहीं है। क्या ये जो एक संकेत है, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय जिस राष्ट्रवाद की भावना जो है वहाँ के देशवासियों में होनी चाहिए थी, वो राष्ट्रवाद की भावना या अपने देश के लिए मर मिटने की भावना जो हम अपने यहाँ देखते हैं, भारत में देखते हैं, वो चीज़ वहाँ पर नहीं है, इसलिए शायद जो राष्ट्र जो है, अगर नागरिक खुद अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आना नहीं चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे राष्ट्र का क्या भविष्य हो सकता है, और क्या वजह मानते हैं कि क्यों वहाँ के नागरिक जो हैं अपने राष्ट्र के लिए हथियार उठाने में हिचकिचा रहे हैं? सुधीर सिंह जी, सुधीर जी की आवाज मिल रही है आपको? सुधीर जी तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरा यही सवाल यूबी सिंह जी से यही सवाल है। यूबी सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने अपने नागरिकों को हथियार देने की कोशिश की और उसे हथियारों से लैस करने की कोशिश की ताकि वो रूस की सेना से मुकाबला कर सके, लेकिन नागरिक हथियार पकड़ने को तैयार नहीं है, क्या वजह आप मानते हैं इसकी? देखिए, इसमें विविधता दोनों तरफ से है। एक जो सैनिक शक्ति का आकलन किया गया है यूक्रेन का और रशिया का, उसमें कहीं भी एक तरफा स्थिति है। बिकॉज अगर उनके पास 12,000 टैंक हैं तो इनके पास 200 टैंक हैं, तो इस तरीके से और भी क्षेत्रों में इनकी सेना बहुत ही कमजोर है। उस सेना का मनोबल गिरा हुआ है, और जहां तक और जगहों सूत्रों से पता लगा है कि सेना उनकी बहुत ज्यादा इस मामले में कीन नहीं है कि हम उनके संग लड़ाई कर सकें। और ये उन्होंने केवल भारत के ही नागरिकों को नहीं, वहां पर और भी जो नागरिक हैं उनको भी इन्होंने हथियार दिए हैं। लेकिन हथियार देने का कारण केवल एक नहीं था कि वो, और क्योंकि सेना काम नहीं कर रही है इसलिए उनको दिया था। एक और दूसरी पृष्ठभूमि आप देख लीजिएगा कि वहां पर अभी इमरान साहब गए थे, मैंने पाकिस्तान के गए, और क्या किया उन्होंने, और कहाँ सहायता दिखाई पड़ी? कहीं नहीं। क्योंकि एक वह आर्थिक रूप से और अन्य संसाधनों से विश्व में यूक्रेन का बहुत ऊपर स्थान है। तो अगर उन रिसोर्सेस के ऊपर अगर नियंत्रण करने के लिए हमें आवश्यकता रक्षा को अगर मिलता है तो उसमें हमारे देश को फायदा ही है, और सामरिक रूप से उस लाभ को हम छोड़ेंगे नहीं अगर। लेकिन इस स्थिति में भारत ने जो कदम लिए वो अपने छात्रों के बारे में, ये आपको शायद ज्ञान होगा कि कई हजार छात्र वहां से निकल चुके हैं। बिल्कुल। और जो बाकी छात्र हैं उनके लिए बाय रोड इसलिए दिया जा रहा है कि एयर स्पेस अभी भी रशिया के कंट्रोल में रह रहा है, और उसकी चूंकि लड़ाई चल रही है इसलिए एयर स्पेस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो रोमानिया, अफगानिस्तान, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन देशों के साथ हम लोगों ने संपर्क करके और वहां तक रोड हेड के पास इन बच्चों को और इन छात्रों को पहुंचाया जाएगा, और वहां से सुरक्षित तरीके से भारत लाए जाएंगे। बिल्कुल। भारत की जो चिंता है, और कल जो पुतिन से बातचीत हुई है मोदी की, उसमें भी जो प्रमुखता से जो बात रखी गई थी वो यही थी कि हमारे जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित लाया जाए। इस पर सहमति बन गई है, बच्चे आने भी शुरू हो गए हैं, और जो भी बच्चे बचे हुए हैं वहाँ पर रुके हुए हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस तरीके की गारंटी वहाँ की सरकार और पुतिन ने भी दिया है। हमारे साथ सुधीर जी जुड़ गए। सुधीर जी, आवाज़ मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। सुधीर जी, मेरा एक सवाल है कि देखिए, पुतिन बात करने को तैयार हो गए, बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। यूक्रेन के सामने शर्त रखी है कि आप जब तक हथियार नहीं डालेंगे तब तक बातचीत नहीं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हथियार रखने को तैयार है कि नहीं, हालांकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक जो संभावना बन रही है कि अगर ये बातचीत सफल होती नहीं है, अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है, तो क्या जिस तरीके से गुटबाजी शुरू हो रही है, जिस तरीके से नाटो के 300 देश जो हैं वो रसा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, हालांकि सैन्य मदद देने के लिए कोई तैयार नहीं है आने को, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ये लड़ाई बढ़ी, अभी तो दूसरा दिन है, ये लड़ाई अगर आगे बढ़ी तो क्या विश्व युद्ध का खतरा भी हो सकता है? सुधीर जी, देखिए, नाटो अभी तक सिर्फ सैंक्शन पे है। नाटो ने बिल्कुल भी हथियारों की मदद से इनकार किया है जी। कुछ अंदर से कर रहे होंगे तो और बात है, खुले तौर पर वो नहीं कर रहे।
और पुतिन का जो गेम प्लान है वो रशिया को पुनः एक वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित करना है। बिल्कुल। क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव मॉस्को से 800-900 किलोमीटर ही दूर पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल। तो पुतिन मानते हैं कि नाटो अगर यूक्रेन में मजबूत होता है तो क्रेमलिन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो पुतिन एक बड़ी पोस्चरिंग कर रहे हैं कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, उसको इस तरह से बेइज्जत करके वो पूरे यूरोप को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका आपके बचाव में खड़ा नहीं है, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो अब सवाल है विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध का। मुझे लगता है कि इसका खतरा अभी नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि रूस की आंतरिक स्थिति बहुत ही बदहाल है और रूस इस हालत में नहीं है कि वो तीसरे विश्व युद्ध को झेल पाए। अगर इस तरह की कोई घटना होती है कि ये युद्ध लंबा चल जाता है कि लंबा चलेगा, खुद राष्ट्रपति यूक्रेन के बोल रहे हैं कि 4 दिन में कीव पर कब्जा हो जाएगा रूस का। लेकिन अगर किसी कारण से महीना 2 महीना ये युद्ध चल गया तो रूस के लिए भी इस युद्ध को चलाना बड़ी ही दिक्कत की बात होगी। मुझे लगता है अभी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया नहीं बढ़ रही है, बल्कि ये एक स्थानीय स्तर का युद्ध है। बिल्कुल। अब यूपी सिंह जी, सुधीर जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, बड़ा अहम है कि रूस जो कर रहा है अपने राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रवाद को बल देने के लिए जो रूस कर रहा है, क्या आपको लगता है कि यही चीज़ जो है दूसरे राष्ट्र को भी करना चाहिए? मैं भारत की तरफ हूँ, क्या भारत को भी यही करना चाहिए? क्योंकि अभी जो है अपनी सीमा की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन को एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, उसी तरीके से क्या पीओके पे अटैक करने का या अपने में मिलाने के लिए ये एक सही समय है? क्योंकि विश्व में माहौल बन रहा है इस तरीके का कि भारत को अभी अगर काम कर लेता है भारत भी इसी के साथ, तो शायद विश्व की जो दूसरी शक्तियां जिसके बारे में अनुमान है कि वो शायद हमारा विरोध करे, वो इस हालत में नहीं होगी कि वो भारत का विरोध करे, क्योंकि रसा का हाल पहले ही देख चुके थे, रसा का कोई विरोध नहीं कर पाया था। सुधीर जी, देखिए, भारत और यूक्रेन में बहुत अंतर है। भारत एक मजबूत सैनिक ताकत है, आर्थिक तौर पर चीन से बहुत हम कमजोर हैं, 1/3 है चीन के आर्थिक तौर पर सैनिक तौर पर हम कितने मजबूत हैं ये गलवान में दिख चुका है जी। तो किसी भी कीमत पर चीन एक पोस्चरिंग में विश्वास करता है कि हम भारत को डराएं, लेकिन वास्तविक युद्ध चीन भी नहीं चाहता, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या भारत को पाक पीओके पे हमला करके या पीओके को अपने में मिलाना चाहिए? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, क्या ये सही समय है पीओके को भारत में मिलाने का? देखिए, पीओके तो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। ये पिछले 70 साल से संसद में कहा जा रहा है, एक अवैध तरीके से पंडित नेहरू ने दे दिया था उसको पाकिस्तान को, तो हमें वापस ना है। अब उसके लिए उचित समय क्या होगा ये टीवी डिबेट पर तो नहीं हो सकता, इसके लिए सेनाधिकारी और उच्च स्तर के राजनीतिक लोग तय करेंगे। मुझे लगता है कि पीओके को लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कि वो भारत का अनफिनिश्ड हिस्सा है जिसको हमको फिनिश करके अपने में मिलाना है, और इसके पीछे हमारे पास पूरा लीगल बैकग्राउंड। अच्छा, बिल्कुल सुधीर जी, हम अब हमारे साथ कुछ और छात्र जुड़ गए हैं वहाँ पे यूक्रेन से, और वो हमें तस्वीर दिखा रहे हैं उस बंकर की जिस बंकर में ये जाकर के छुपे हुए हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ नाम बताएं अगर आवाज़ आ रही है। विशाखा क्या आवाज़ आ रही है आपको? और आपके साथ कौन आपके दोस्त है? कृपया एक बार पूरे स्क्रीन पे दिखाएं वहाँ के। आवाज आ रही है? जी, जरा अगर पीछे आपके पीछे जो बंकर है वो अगर बंकर को आप दिखा सकते हैं हमारे साथ। ये बंकर खार्कीव का है। ओके, हमारे साथ जसप्रीत और भी कौन कौन है? मैं बारी बारी से मैं चाहूंगा नेहा, हमारे पास जो भी है एक बार हाथ उठा करके एक बार बताएं, जो चश्मे में दिख रहे हैं हमारे सामने। हाँ बिल्कुल, आप अपना नाम बताएं जी। आप कहाँ से हैं आप? ये कौन सी जगह है जो बंकर आप दिखा रहे हैं पीछे? सौरभ, अतीक और विशाखा, आप देखिए, आप लोग दिख रहे हैं हमारे साथ स्क्रीन पे, लेकिन मैं विशाखा को तो पहचान रहा हूँ क्योंकि लेकिन बाकी अपना हाथ उठाएं और अपनी बात कहें। आप पीछे जो बंकर है उसकी तस्वीर अगर दिखाएं तो आपके घर वाले भी यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो आपकी तस्वीर से रूबरू होंगे, तो कम से कम उन्हें इस बात का आश्वासन मिलेगा कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। और मुझे आप लोगों के चेहरे के भाव देख करके ऐसा लग रहा है कि आप लोग सुरक्षित है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी जो है वहां पे नहीं है।
जसप्रीत, क्या आवाज मिल रही है आपको? हेलो सर। हाँ बिल्कुल, बोलिए सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी मेरा ये कहना है कि यहाँ पर सिविल वॉर जैसी हाल कभी भी हो सकती है, क्योंकि 2014 के अराउंड देखा गया था कि जब भी रशियन ट्रूप्स इन्वेड करते हैं किसी भी स्टेट में, तो कहीं ना कहीं प्रो रशियन जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि इसका जो कई शॉप जो होती है वो जला दी जाती है, खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, जो भी फॉरेनर स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो अपने प्रोसेस को तेजी से करें और हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इवैक्यूएशन जो है वो लेट हो गया है। और एडवाइजरी भी, फर्स्ट एडवाइजरी जो आई थी वो काफी लेट में आई थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये बात का पुष्टि हो गया था कि 16 फेब को अटैक हो सकता है, और इंडियन मीडिया के द्वारा भी इस बात को पता चला था। उसके बाद भी क्या कहते हैं, एडवाइजरी जो है 15 फेब को आई, कल अटैक है, आज एडवाइजरी आ रही है एक दिन पहले। तो ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चे स्टैंडर्ड हैं यहाँ पर इतने टाइम तक के, और इतना लेट हुआ, उसका लेट होने का कारण ये भी है कि जो फ्लाइट्स के फेयर थे वो बहुत महंगे थे। इस वजह से जो स्टूडेंट है यहाँ पे वो एयर इंडिया ना करना चाह रहे थे, बल्कि दूसरी फ्लाइट के फेयर कर रहे थे, एयरलाइंस। बिल्कुल। खैर, आपको अभी फेयर की चिंता नहीं करनी है। भारत सरकार आपको लाने का इंतजाम कर रही है। भारत सरकार अपने विमान, स्पेशल विमान भी नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो लेट वाले बच्चे, बिल्कुल लेट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि विलंब इसलिए हुआ क्योंकि फ्लाइट नहीं थी, तो फ्लाइट के फेयर बहुत ज्यादा थे, और ऐसी स्थिति में अक्सर हो जाता है। अगर आपके पीछे में आप जहाँ पर बंकर में हैं, क्या आप उस बंकर की तस्वीर दिखा सकते हैं? मैं बंकर में हूँ सर। जी, तो आप दिखाएं एक बार तस्वीर। इनको दिखाइए, इनको स्क्रीन पे लीजिए पूरा, एक बार बंकर दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये दर्शकों देखिए, ये पूरे स्क्रीन पे आप लोग यहाँ इस बंकर में, जो भी आप लोग इस बंकर में हैं, कब से हैं, कितनी देर से हैं? कल से हैं, आज से हैं, कितने घंटों से? बच्चे, छोटे बच्चे। यहाँ पर खाने का क्या इंतजाम है? यहाँ पे पानी पीने का? सर खाने को मिल नहीं रही है सर। सुबह से बंकर में बैठा हूँ मैं, इतना पतला हो गया। ये बच्चियां, और ये मजाक नहीं कर रही है। और सर आपको दिखाओ तो ये कुकर देखिए सर, पता नहीं कहाँ से ये छोटा सा, इसमें मतलब 10 लोग खा रहे हैं। अच्छा, ये लड़की है, ये और मुश्किल हालातों में खाना बन रहा है। आप लोग जहाँ भी हैं अभी जरूर आपका जो रूटीन है वो रूटीन जरूर आपको फॉलो, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप लोग वहाँ पे सुरक्षित हैं, इस बात की गारंटी सरकार भी दे रही है, मैं भी दे रहा हूँ, और जितने भी मीडिया वो भी दे रहे हैं। जिस तरीके से बातचीत हुई है, जी बिल्कुल आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सुरक्षित वहां से लाया जाएगा। और हम सब में से कोई खुश नहीं है, बट सब यहाँ हंस रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास अभी कुछ दोस्त हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली में हमारे पास स्ट्रेंथ है कि हम लोग फेस कर पा रहे हैं। वरना यहाँ पे जो हर मिनट बॉम्ब्स की आवाज आ रही है ना, वो हम सब के लिए काफी डराने वाली है। बट अगर हम रोना शुरू कर देंगे, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी स्थिति, आपकी मन स्थिति समझ सकता हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के भी दिमाग में क्या चल रहा होगा, और किस तरह इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना। और बिल्कुल मुझे पता है आप परेशान हैं, मुझे पता है, लेकिन आपकी परेशानी को दूर करने का इंतजाम किया जा रहा है। भारत सरकार जो है वो आप लोगों को सुरक्षित भारत लाने का पूरा इंतजाम कर रही है, और एक जत्था आपके कुछ दोस्त जो है वो भारत के लिए निकल चुके हैं, और कल कुछ और दोस्त आपके जो है वो भारत के लिए आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपसे भारत में भी हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप जितने भी छात्र थे, आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें आप रखिए हमारे साथ। अच्छा, प्रोग्राम को खत्म करने से पहले यूबी सिंह जी हमारे साथ कुछ हैं और कुछ आखिरी बोला। जी मैं केवल इन छात्रों का मनोबल देख करके मुझे बहुत ही हर्ष हुआ। उनको मेरे 2 कहावत बता दीजिएगा जो कि फौज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी बुरी स्थिति हो सकती थी, और बच्चे सुरक्षित हैं, इनके साथ है, और भारत सरकार इनके साथ है। और दूसरा, ये स्थिति से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये जीतेंगे, और जो जीता वही सिकंदर होगा। बिल्कुल, तो हमारे बच्चे, आपकी बात बच्चे डायरेक्ट सुन रहे हैं,
बिल्कुल, आपकी बात बच्चे सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मैसेज उन तक पहुंच गया होगा और वो बिल्कुल भी डरे नहीं। हमारी तरफ से भी कि भारत सरकार आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है और आपकी सुरक्षित वापसी के लिए हम हर वो काम करेंगे जो हमें करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं, सरकार भी कर रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए यूबी सिंह जी आपका, सुधीर सिंह जी आपका और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन में जहां भी हैं आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और आपको भारत वापस आपके घर लाने का इंतजाम सरकार कर रही है और आप बहुत जल्द जो है यहां पर पहुंचेंगे, तब यहां पर आपसे बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।